हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि ये सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड एक्सेल में कैसे बनाया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल रिवेन्यू की केपीआई है, टोटल ऑर्डर्स कितने आए, कितनी यूनिट सोल्ड हुई, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है, रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे दिया है। ऑब्वियसली आप इसे सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट कलर डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक पाई चार्ट बनाया है जिसमें इस पाई चार्ट में हर प्रोडक्ट कैटेगरी का कितना कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे दिख रहा है। और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाई लीडर बोर्ड है। ऑब्वियसली ये सब कुछ सैंपल नाम है, पर अगर आपके पास इस तरह का डेटा है तो हर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कितनी सेल्स हुई या रिवेन्यू हुई है और मंथली रिवेन्यू का ट्रेंड कैसा रहा है। आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डिफरेंट टाइप के डिजाइन्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। और हम लोग चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि ये डैशबोर्ड कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक कर देंगे। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। प्रेजेंट करते समय हम ऑटो हाइड कर देते हैं। देन व्यू में हम फॉर्मूला बार ऑन कर देंगे। ग्रिड लाइंस ऑप्शनल है कि आप ऑन करना चाहते हैं कि नहीं। अब हम देखते हैं कि डेटा कैसा है, डेटा सेट कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डेटा सेट में यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे ऑर्डर डेट है, रीजन है कि ईस्ट वेस्ट सेंट्रल कहाँ से सेल्स हुई है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम है। अब देखिए ये कैटेगोरिकल डेटा है, यानी कि अगर हमारे पास टोटल मान लीजिए 56 रोज का डेटा है, उसके बाद भी यहाँ पे ये जो नाम है ये कुछ नॉमिनल है, यानी कि 5 ही नाम है या 6 ही नाम है, तो ये एक कैटेगोरिकल डेटा है। और ये सारा हमारा न्यूमेरिकल डेटा है, जैसे कितने यूनिट सोल्ड हुई जब ये ऑर्डर आई, तो हर ऑर्डर की एक यूनिक आईडी है, उसकी एक डेट है, उसका रीजन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम है, वो कौन सा प्रोडक्ट था, कितना यूनिट सोल्ड हुआ, यूनिट प्राइस कितना था, और इससे हमें टोटल रिवेन्यू कितना मिला। अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉलम है यहाँ पे आपको G30 इंटू H30 ऐसा एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि G और H यहाँ पे मल्टीप्लाइड हैं और यहाँ पे ये रोज जो है वो 30 से शुरू हो रही हैं, इसलिए क्योंकि हमने अभी इसको नीचे से कर रखा है। आप अगर एकदम टॉप से देखेंगे तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो G2 इंटू H2 है, ये फॉर्मूला लगा है। बाकी सारे वैल्यूज हमें डेटा सेट में मिले, तो एक नया कॉलम बनाने के लिए आप एक सिंपल रेवेन्यू नाम का कॉलम बना लीजिए और उसमें इक्वल टू लिख के G2 इंटू H2 ऐसा आप एक फॉर्मूला लगा लीजिए। या फिर आपका यूनिट सोल्ड, यानी कि मान लीजिए 4 यूनिट सेल हुई और एक यूनिट का प्राइस लगभग 5000 है, तो 4 इंटू 5000 लगभग 20,000 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे किया गया है। ये हो गया डेटा। हमने अभी डेटा में और कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया। देन यहाँ पे ये एडिशनल है, इसको हम हटा देते हैं। ये हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, तो ये हमारा डेटा है, ये हमारा डैशबोर्ड है और ये हमारी पिवट समरी है। नाउ हम लोग समझेंगे ये पिवट समरी कैसे बनाई गई है। आपके पास एक तो विकल्प ये है, एक ऑप्शन ये है कि आप इसे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल A। सेलेक्ट करने के बाद ये आपकी एक टेबल होती है और आप यहाँ से इंसर्ट पिवट डेटा फ्रॉम टेबल रेंज कर दीजिए, या फिर आप इसे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एक नई शीट बना सकते हैं और उस शीट में इस शीट के डेटा को हम कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर हम एक एक करके समझते हैं पिवट समरी में क्या किया गया। सबसे पहले रीजन, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि हमें रीजन के नाम मालूम है इसलिए हमने रीजन के नाम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिए। पर अगर हम ये मैनुअल नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे तो हमने मैनुअल किया है, तो जैसा हमने बताया यहाँ से आप इसे सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पिवट टेबल कीजिए, फ्रॉम टेबल डेटा रेंज, तो ये पूरी डेटा सेलेक्ट हो जाएगी जिसका नाम, टेबल का नाम सेल्स डेटा रखा गया है, और इसे आप ओके कर दीजिए। इस तरीके से आपको एक शीट मिल जाएगी जहां पिवट टेबल है। मान लीजिए आपने सबसे पहले रीजन सेलेक्ट कर लिया। अब रीजन वाइज आप क्या न्यूमेरिकल्स देखना चाहते हैं,
उनको आप यहाँ से वैल्यू में ऐड करते जाइए, जैसे सम ऑफ यूनिट सोल्ड, टोटल यूनिट प्राइस, रेवेन्यू कितनी हुई, ऑर्डर का काउंट, तो यहाँ पे काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। तो यहाँ से आप वैल्यू फील्ड सेटिंग में जहाँ पे आपको काउंट सेलेक्ट करना है वहाँ काउंट, जहाँ पे सम सेलेक्ट करना है, बाय डिफॉल्ट ये सम ही होता है, ऐसी फील्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे टोटल रेवेन्यू। इस तरीके से हम लोग ये बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पिवट टेबल बनाया होता है। अब अगर मान लीजिए हम इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी को ऐड कर देते हैं, अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरी को रो में ऐड करते हैं तो हर पर्टिकुलर रीजन के लिए प्रोडक्ट कैटेगरी ऐसे दिखाई देगी। अगर हम इसे कॉलम में ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कॉलम में इस तरीके से दिखाई देगी कि डिजिटल मार्केटिंग, सैस, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ सेलेक्ट कर रखे हैं जैसे यूनिट सोल्ड प्राइस, वो सब दिखेंगे। तो अगर हमें सिर्फ रिवेन्यू देखनी है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है, तो हम कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी फॉर द नॉइज। अब यहाँ पे देखिए हमने कॉलम्स में प्रोडक्ट कैटेगरी को रखा है और रोज में दूसरा कैटेगोरिकल फील्ड रखा है। तो दो कैटेगोरिकल फील्ड्स, जैसे एक को कॉलम में एक को रो में रख के हम उनके अगेंस्ट वैल्यूज को देख सकते हैं। तो हमने जो पिवट समरी में किया है, हमने क्या किया है, रीजन यहाँ पे रखा है, ये सारी हमारी कैटेगरीज हैं और ये रिवेन्यू है। ओके, और इस तरीके से आपका डैशबोर्ड बना है। जो हमने किया उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी रीजन के नाम है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं मैनुअली, और ये लिख लेते हैं। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसा करिए, बट अगर आप करना चाहते हैं कि रीजन, सारे रीजन के नाम यहाँ लिख लीजिए और सारे आपके जो सर्विसेज हैं यानी दूसरी कैटेगरी है उसको यहाँ लिख लीजिए और फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, सम इफ फॉर्मूला। जो सम इफ फॉर्मूला है ये क्या करता है कि इसमें एक सम की रेंज होती है, यानी डेटा का I2 से लेके I56 तक। अब ये I क्या है, अगर आप डेटा में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा I जो है वो रिवेन्यू है, यानी I2 से लेके I56 का ये सम कर रहा है, पर सम इफ्स हो रहा है, यानी किसी कंडीशन पे सम हो रहा है। ठीक है, फिर तो सम इफ्स में पहला क्या चाहिए, सम की रेंज क्या होगी, मतलब कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू की को सम करना है। फिर क्राइटेरिया क्या रखना है उसमें, तो क्राइटेरिया हमारा सेंट्रल है, तो हमने यहाँ पे रखा है डेटा C2 से C56। अब हम देखेंगे C में क्या है, तो आप अगर यहाँ पे सिंपली जाते हैं C में तो आप देख सकते हैं C में रीजन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि पिवट समरी में इस वैल्यू को लाने के लिए हमने क्या रखा है, सम इफ्स में सबसे पहले आप डेटा रेंज रखेंगे, यानी आपकी सम की रेंज क्या है। फिर आप क्राइटेरिया रेंज रखेंगे कि आपको किस चीज का उठाना है, जैसे हमें सेंट्रल का उठाना है। फिर क्राइटेरिया 1, यानी वो पहला क्राइटेरिया क्या है, तो वो है A6। देखिए A6 यानी सेंट्रल का। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे अगला रखेंगे क्राइटेरिया रेंज 2, क्योंकि आपको कस्टम सॉफ्टवेयर का भी उठाना है। तो यहाँ पे हमने कहा डेटा E2 से लेके E56। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये क्या कर रहा है, डेटा शीट में E2 से लेके E56 को सेलेक्ट कर रहा है, ये रेंज है। और जैसे हमने देखा E क्या है, E यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप सिंपली E देखेंगे तो वो प्रोडक्ट कैटेगरी है। तो E में कस्टम सॉफ्टवेयर है, तो हमने कहा कि हम कह रहे हैं कि ऐसा डेटा पकड़िए जहां पे C की जो वैल्यू हो वो सेंट्रल हो और E की जो वैल्यू हो वो कस्टम सॉफ्टवेयर हो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आ रहा है। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो ये B5 यानी कि कस्टम सॉफ्टवेयर। इस तरीके का एक फार्मूला आपको बनाना है और उसे अपनी कंडीशंस के हिसाब से रिपीट करते जाना है। अगर आप ये इतना पेन नहीं लेना चाहते तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे शीट लेनी है और ऐसा एक पिवट टेबल बना लेना है।
इस पिवट टेबल में आप देख रहे हैं वैल्यूज अपने आप आके भर जा रही है और ये आपका गेम है। जहां पे वैल्यू नहीं आ रही वहां पे अपने आप वैल्यू 0 आ जा रही है क्योंकि ये वैल्यू वैलिड नहीं है। और इस तरीके से ये शीट हमारी बन गई है ऑलरेडी, ठीक है। तो चाहे आप पिवट टेबल से करिए और चाहे आप सिंपल करिए। पिवट टेबल बिगनर्स के लिए काफी आसान है, पर अगर आप फॉर्मूले सीखना चाहते हैं, शीट्स के बीच में आपस में रेफरेंसिंग सीखना चाहते हैं, डायनेमिक डेटा को सेलेक्ट करना सीखना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके से यहाँ पे सभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम लिख लिए गए, आदित्य शर्मा, अंजलि यादव एंड सो ऑन। ये भी आप डायनेमिकली उठा सकते हैं। डायनेमिकली उठाने के लिए आप ऐसे लिखिए इक्वल टू डेटा और फिर डेटा में जो भी वैल्यू हमें उठाने, जैसे हमने लिखा है E2, तो जो भी E2 में होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप उठा सकते हैं। तो हमें पता है कि अंजलि, करण, स्नेहा, इस तरीके से इनके नाम है, तो एक एक उनके जो यूनिक नाम है आप उठा सकते हैं। अगर आपको अगेन इतनी मेहनत नहीं करनी और ये बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, इसी पिवट टेबल को कॉपी कीजिए जो हमने बनाई थी। आपकी बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी बार हम यहाँ पे सेल्स रेप का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की टोटल रेवेन्यू है। ये जो पर्टिकुलर कॉलम है यहाँ पे आप वही देख रहे हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की यहाँ पे आप टोटल रेवेन्यू देख रहे हैं। नाउ अगर आप यहाँ पे डेटा बार्स इनेबल करना चाहते हैं, जैसे आप हमारी पिवट टेबल समरी में देख रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, इस वैल्यू को सेलेक्ट कीजिए। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है जिसमें डेटा बार होते हैं, अलग अलग कलर के डेटा बार्स हैं, जो भी आपके रिक्वायरमेंट को सूट करता है वैसा डेटा बार आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नाउ ये डेटा बार बन जाते हैं। अब ऑर्डर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर हर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कितना किया, तो पिवट टेबल में आप काउंट ऑफ ऑर्डर्स कर लीजिए, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा। मान लीजिए हम काउंट ऑफ ऑर्डर्स में कुछ और फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं, मान लीजिए कलर स्केल लगाना चाहते हैं, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, जहाँ पे ग्रीन का मतलब है ज़्यादा, जितना ज़्यादा डार्क उतना ग्रीन उतना ज़्यादा, और रेड मतलब है कम। नेक्स्ट ऑर्डर्स हैं, इसी तरीके से एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। तो अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू के लिए फॉर्मूला है J6/K6, यानी कि जो ऑर्डर है यहाँ पे, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये तो ऑर्डर की वैल्यू है K6 और ये है J6। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का अगर हमें ऐड करना है, मान लीजिए, तो यहाँ पे ये है B15/C15, ऐसा कुछ। तो अगर हम लिखते हैं इक्वल टू B15/C15, तो ये कुछ हमारी ऑर्डर वैल्यू है और यहाँ पे हम एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कि हम पिवट टेबल और कुछ कस्टम टेबल इन सबको यहाँ पे बना सकते हैं, और अगर हम इसे सिंपली ड्रैग करके रिपीट कर देते हैं तो ये हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ जाती है। सो इस तरीके से हम लोग अपने टेबल्स प्रिपेयर करते हैं। ये पिवट समरी है। नाउ सेम तरीके से रिवेन्यू बाय कस्टमर सेगमेंट बनाया गया है, जहाँ पे कस्टमर सेगमेंट एंटरप्राइज में कितनी सेल्स हुई, गवर्नमेंट में कितनी सेल्स हुई, एसएमबी में कितनी हुई, स्टार्टअप में। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया है, इफ एरर। अब ये जो फंक्शन होता है कि इफ एरर, यहाँ पे ये क्या करते हैं कि यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं और वैल्यू के बाद लिखते हैं वैल्यू इफ एरर। नाउ वैल्यू हमने क्या लिखी है कि जो J18 है, यानी J18 यानी रेवेन्यू का, एंटरप्राइज का जो रेवेन्यू है, इसको हमने डिवाइड किया सम ऑफ I2। और आपको पता है I2 से I56 क्या है, I2 से I56 सीधे सीधे हमारा रिवेन्यू कॉलम है डेटा शीट में। तो हमने यानी कि इस वैल्यू को टोटल रिवेन्यू वैल्यू से डिवाइड कर दिया है, और डिवाइड करके जो भी वैल्यू आई है उसे एज अ परसेंटेज फॉर्मूला में सेलेक्ट कर लिया है। तो हमने यहाँ से इसे परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल में होगी, फ्रैक्शन होगी, उसे परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगी।
नाउ इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि इफ एरर, कहीं अगर ऐसा हो कि कोई फिल्टर अप्लाई हुआ हो या किसी कारण से हमारा सिलेक्शन में ये जो सम ऑफ डेटा, यानी जो हमारे I2 से I56 कॉलम का जो सम आ रहा है डेटा सीरीज का, यानी डेटा शीट का, अगर इसकी वैल्यू 0 हुई तो J18 से 0 डिवाइड नहीं हो पाएगा और एरर आएगा, यानी क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करिए तो इन्फिनिटी या अनडिफाइंड आता है। तो इसीलिए एक एरर फ्री यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया है, जैसे अगर किसी कारण से ये सम, यानी कि जो आप जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो आंसर इन्फिनिटी या इनवैलिड या ब्लैंक ना होके 0 हो जाएगा। तो ये इस फंक्शन का काम है। तो इस तरीके से हमने रिवेन्यू बाय कस्टमर सेगमेंट बना लिया और फाइनली एक और पिवट बना लिया जहाँ पे हमने मंथ के नाम लिए। अब मंथ के नाम हम कैसे उठा रहे हैं, हमने कहा टेक्स्ट डेट, तो हमने कहा कि ये हमने डेट रखी 1/1/2025 और फिर हमने कहा कि इसमें MM और 4 टाइम्स Y ये उठाना है। तो टेक्स्ट का काम क्या है, वैल्यू और उसका फॉर्मेट। तो वैल्यू में हमने डेट फंक्शन यूज किया। डेट फंक्शन का काम क्या है कि उसमें आप ईयर, मंथ और डे लिखते हैं। तो 2025-1/1 यानी 1 जनवरी 2025 को मंथ यानी उसके 3 अक्षर यानी 3 कैरेक्टर्स मंथ के और 4 कैरेक्टर्स ईयर के, तो वो यहाँ पे आपका आ गया Jan 2025। अगर इतनी मेहनत नहीं करनी, जैसा मैंने कहा, आप अपने पिवट टेबल को कॉपी कीजिए। आपके पास यहाँ पे ऑर्डर डेट है। जब आप ऑर्डर डेट सेलेक्ट करेंगे तो आपके सारे डेट पार्ट्स आ जाएंगे, डेज आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, क्योंकि ये एक ही साल का डेटा है इसलिए ईयर और क्वार्टर नहीं नजर आ रहे। तो हम यहाँ से डेज हटा देंगे, ऑर्डर डेट हटा देंगे, इस तरीके से हमारे पास मंथ्स रह जाएंगे। ओके, तो ये हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये भी वैलिड है। अगर मुझे अब इसका ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को सेलेक्ट करूँगा, इसमें मैं इंसर्ट पे जाऊँगा और लाइन चार्ट सेलेक्ट कर लूँगा, ये अच्छा सा ग्राफ बन जाएगा। अब ये लाइन का कलर अगर मुझे कुछ दूसरा चूज करना है, मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। मुझे इसकी कोई डिजाइनिंग चेंज करनी है, मैं इस तरीके से चेंज कर लूँगा। सो यू कैन सी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। तो पिवट टेबल से ये काम आसानी से हो सकता है, बट बिकॉज सम स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट की सर अगर पिवट टेबल नहीं यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्टली करना चाहते हैं तो क्या, तो आपको मैं इसीलिए दोनों ऑप्शंस दिखा रहा हूँ। और इसी तरह से ये काउंट ऑफ ऑर्डर्स है। काउंट ऑफ ऑर्डर्स आपके सिंपली जो यहाँ पे कैलकुलेट हुए हैं वो सम प्रोडक्ट फार्मूला से हुए हैं। अब देखिए ये निकले कैसे, ये समझेंगे तो आपको अच्छा और फंक्शन समझ में आएगा। सम प्रोडक्ट क्या करता है कि इसमें आप डिफरेंट एरेज ले लेते हैं, एरे 1, एरे 2, एरे 3, और ये उनका प्रोडक्ट का सम निकालता है। तो हमने ये कहा कि B2 से B56 कि अगर जो डेटा B2 से B56 है उसमें अगर डेट 1/1/2025 से ज्यादा या उसके बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई B2 से B56 डेट अगर 1/2/2025 से कम है, यानी कि हम कह रहे हैं 1 जनवरी 2025 से लेके 31 जनवरी 2025 तक या 1 फरवरी 2025 से पहले की सारी डेट, तो उसके हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसके I2 से I56, यानी कि उसके रिवेन्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिवेन्यू निकाल ली सम प्रोडक्ट के थ्रू। सम और प्रोडक्ट दोनों हो रहा है, राइट। सो यानी ये हमने कंडीशन लगा दी ये और इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने कहा कि I2 से लेके B2 से लेके B56 यानी जो डेट कॉलम है उसकी ये हमने कंडीशंस रखी, और यहाँ पे आप देखेंगे इसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर रखा है। तो ये ब्रैकेट की ओपनिंग और क्लोजिंग आपको बहुत ध्यान से रखनी है। ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है और ये तीसरा है।
अब ये तीनों एरे के हिसाब से ये थंब निकाल के दिखा देगा। इसी तरीका जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि इसी में अगर हम सिंपली काउंट ऑफ ऑर्डर्स देखना चाहते हैं तो ये यहाँ आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ रहा है, आप सीधे निकाल सकते हैं चीज़ों को। सो ये आ गया। नाउ आती है बारी ग्राफ्स की। इसको अगर हमने सेलेक्ट किया तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने रिवेन्यू बाय रीजन किया है पहला चार्ट। तो रिवेन्यू बाय रीजन आप कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके के चार्ट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक साइड सारे रिवेन्यू के नाम चाहिए और कंट्रोल प्रेस किए किए आप एक साइड ग्रैंड टोटल को सेलेक्ट कर लीजिए। अब सारे रीजन और ये ग्रैंड टोटल सेलेक्टेड है और यहाँ से इंसर्ट करके हम एक बार चार्ट बना लेंगे और इस तरह का बार चार्ट बन जाएगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो सभी स्टाइल आपको ठीक लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। इसे यहाँ से कंट्रोल एक्स कीजिए और सपोज ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे अब आप इसे आराम से पेस्ट करके माउस की मदद से ड्रैग करके इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। वही हमने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट चार्ट है रिवेन्यू बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। रिवेन्यू बाय प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्ट कैटेगरी हमारी ऐसे दी गई है तो हमने इसे सेलेक्ट किया और उसकी रिवेन्यू ऐसे दी गई तो इसे सेलेक्ट किया। रिमेंबर हमारा सिलेक्शन इस तरीके से, फिर हमने इंसर्ट किया, फिर हमने यहाँ से पाई चार्ट किया। आप डोनट चार्ट भी कर सकते हैं, आप 3D पाई भी कर सकते हैं, जो भी आपका चॉइस है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मंथली रिवेन्यू ट्रेंड है, वो मैंने आपको दिखाया ही, ये सिंपल लाइन चार्ट है। और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बाय लीडर बोर्ड, तो इसके लिए जैसे हमारा ये डेटा है, यहाँ तो इजी है, ये दोनों आसपास ही लिखें, तो आप इस डेटा को ऐसे सेलेक्ट करके इंसर्ट करिए और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल बार सेलेक्ट कर लीजिए तो इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इसका लेंथ यहाँ से बड़ा कर देते और कम नहीं हो रहा, तो ये लेबल्स भी सही हो जाएंगे। अगेन इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी एक्सिस की फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बाउंस हैं, यूनिट्स है, डिस्प्ले यूनिट्स है, तो आप यहाँ पे टिक मार्क्स है, इन सबको अलग अलग तरह के सेटिंग ट्राई कर सकते हैं और हम अलग अलग ट्यूटोरियल्स बनाएंगे इन सब चीज़ों के लिए। और जो भी ग्राफ्स हमारे बनते हैं फिर हम बस उनको एक डैशबोर्ड बना लेते हैं, उस डैशबोर्ड में हम लाके प्लेस कर लेते हैं। इसका हमने जो बैकग्राउंड है वो ऐसे सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके फिल कलर एक ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से ग्रीन येलो जो भी आपका कलर है, या आप बैकग्राउंड ऐसे छोड़ भी सकते हैं। ये सिंपल सी टेक्स्ट हेडिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट लिखा जिसे मर्ज एंड सेंटर कर दिया, वर्टिकली सेंटर और अलाइन लेफ्ट कर दिया। आप अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे टोटल रिवेन्यू, टोटल ऑर्डर्स, यूनिट सोल्ड, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ऐसे 4 हमने नाम लिखे, ये KPIs हैं। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया सम I2 से I56। यहाँ पे हमने काउंट ए फंक्शन का यूज़ किया। काउंट ए फंक्शन में हम काउंट कर रहे हैं कि डेटा में A2 से A56 कितने हैं, तो A2 यानी ऑर्डर आईडी, बेसिकली कितने ऑर्डर आईडीज हैं, यूनिक कितने ऑर्डर आईडीज हैं, तो वो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है और ये डैशबोर्ड में दिख रहा है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, अगेन सम, ये G कॉलम पूरा सेलेक्टेड है। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू में हमने क्या किया है कि जो हमारा सम आया I का और जो हमारा काउंट ए आया उसको हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया, या आप डायरेक्ट इसको ये है यूज करते हैं, पर क्योंकि हमने यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर किया है, बेसिकली जैसे हमें 3 यहाँ पे ऐसे कुछ सेलेक्ट कर लिया, 4-5 हमने यहाँ पे हमने OPQ सेलेक्ट किया और 4, 5, 6, 7 ऐसे सेलेक्ट किया, और अगर हम इसे मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं तो अब ये 1 बन गया। इसके अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो 1 वैल्यू आ जाती है। इसे हम वर्टिकली अलाइन सेंटर कर देते हैं
तो ये बीच में आ जाती है। अगर इसका फॉन्ट बड़ा कर देते हैं तो एकदम ऐसा बीच में KPI जैसा दिखेगा। तो यही यहाँ पे किया गया, और अलग अलग सेटिंग्स आप ऐसे कर सकते हैं। यही सेम चीज़ हेडिंग के लिए की गई। यहाँ आप देख रहे हैं A से लेके L तक और 1 2 को ऐसे मर्ज करके उसकी हाइट 28 पिक्सल रखी गई है। ये हमारा सिंपल सा डैशबोर्ड है, और आप भी इस डैशबोर्ड को ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने हैं तो आप डेफिनेटली हमसे कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली डैशबोर्ड है। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट डैशबोर्ड, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कुछ नए तरीके का डेटा, कुछ और तरीके के कैलकुलेशंस लेके आएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।